वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो आइए आज हम लोग रामबाण की तरह एक रिव्यू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे बिहार के भूगोल को। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देखा है कि हमने लिखा है कि ये हमारा रामबाण साबित होगा। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट पे ध्यान बराबर देना होता है, ज्योग्राफी पे लोग कम ध्यान देते हैं। हम लोग हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर और जाके आपका इस सब और साइंस पे विशेष ध्यान देते हैं। लेकिन ये हमारा पूरक सब्जेक्ट है, जो कि कहीं ना कहीं स्कोरिंग करने में ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो बिहार के भूगोल को हम लोग अच्छे से देखते हैं। चूँकि ये पीसीएस एग्जामिनेशन है, स्टेट पीसीएस है, बीपीएससी 66। तो हम लोग इसको एक रिव्यू करते हैं। जो भी आप पढ़े हैं उसका एक रिव्यू भी हो जाएगा, पेन पेपर लेके बैठे। और साथ में मैं आंसर भी दे दूंगा लास्ट में, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हो सके कहीं मुझसे मिस्टेक हो रही है तो आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ इधर, चूँकि मैं भी बहुत व्यस्त हूँ। फिर भी मैं समय निकाल के आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी इससे, और कहीं ना कहीं आपके नंबर को 110 प्लस करने में ये सहायता प्रदान करेगी। और इसे ज़रूर देखें एवं अभ्यास भी करें, ताकि सफल होने के लिए आपके लिए ये मार्ग को प्रशस्त करे। और ये मेरे वीडियो बनाने की मेन मकसद ये भी है, वैसे छात्र छात्राओं से है जो सुदूर इलाकों में रहते हैं, पठन पाठन की सामग्री उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाती है। बस मेरी एक मकसद है, आप लाइक करें या ना करें ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपके लाइक करने से प्रोत्साहन मिलती है। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हो सकता है इस एग्जामिनेशन में मैं बहुत मदद न कर पाया हूँ, तो 67th में 100% मदद करूँगा। प्रत्येक सब्जेक्ट पे मदद करूँगा मैं अपनी तरफ से, और मैं अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा 67th में। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हर जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जा सके। और एडमिट कार्ड भी आपका आज से कल तक 100% आ जाएगी। आज रात तक या आज 12 बजे चेक किए, 12 बजे तक भी चेक कर सकते हैं, यानी तो कल तो श्योर आ जाएगी। तो चलिए हम लोग आज का हमारा जो टॉपिक है बिहार का भूगोल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं टोटल उसको नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन को मैं केवल आंसर बताऊंगा, आप ऑप्शन देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाती है। ठीक है ना, ये बस एक रिव्यू है, आप इसे देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो है टॉपिक बिहार का भूगोल, भूगोल को लेकर चल रहे हैं हम लोग। अभी शानदार क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगी आपको। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में किस समूह की नदियां गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, नदियां कहाँ मिलती है, तो गंगा में, और कहाँ किस ओर से आकर, उत्तर की ओर से आकर मिलती है। ठीक है, उत्तर की ओर से आकर मिलती है। कहाँ मिलती है, तो गंगा में। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सी ऐसी नदियाँ की समूह है जो गंगा में आकर मिलती है। कहाँ से, तो उत्तर से आकर मिलती है। और अभी आपके पास समय बहुत कम है, इसीलिए समय का उपयोग करें। अभी का एक एक मिनट आपके लिए वैल्यूएबल है। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन सी ऐसी नदी की समूह है। यहाँ पे ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर, सी। गंडक, कमला और बागमती। गंडक, कमला और बागमती, ये तीन नदियाँ आपकी आकर मिलती है। कहाँ से, तो उत्तर की ओर से आकर गंगा में मिलती है। ठीक है, उत्तर की ओर से आकर गंगा में मिलती है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन आपका होगा, तो जैसे कि आपका क्या है, गंडक। गंडक जो है, आप गंडक बोलिए, बूढ़ी गंडक बोलिए, ये कहाँ है, सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियों एवं विश्व की ओर से आकर कहाँ मिलती है, तो ये मुंगेर के उत्तर में खगड़िया के पास आके गंगा नदी में मिलती है। ओके, मुंगेर के उत्तर में खगड़िया नदी में ये मिलती है, खगड़िया के पास गंगा नदी में मिलती है। अब कमला की बात करें तो कमला हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल में। तो और ये काढ़ागोला के पास आके गंगा नदी में मिलती है। कहीं कहीं काढ़ागोला मिलेगा, कहीं कहीं कुर्सेला भी रहता है।
तो ये आप देख लेंगे बुक में भी। तो कमला नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल है तो हिमालय की महाभारत श्रेणी से, और काढ़ागोला के पास आके गंगा नदी में मिल जाती है। और आपका एक है बागमती, तो बागमती हिमालय की, ये भी महाभारत श्रेणी, नेपाल से निकलती है। और ये कहाँ पे मिलती है? तो खोरमा घाट खगड़िया में आकर गंगा नदी में मिलती है। खोरमा घाट खगड़िया में आकर गंगा नदी में मिलती है। तो ये जो भी समूह है आपके गंगा नदी में आके उत्तर की ओर से मिलती है। गंडक, कमला, बागमती उत्तर की ओर से आकर मिलती है गंगा नदी में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 का सी, पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे तो आप पटना ना लगाइएगा, जनसंख्या के आधार पे हो सकता है, लेकिन क्या है, नगरीय जनसंख्या के आधार पटना हो सकता है, लेकिन आपका अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे तो पश्चिम चंपारण आपका सबसे बड़ा जिला है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं 3 नंबर हम लोग। 3 नंबर में क्या है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस ऑप्शन में जहाँ दिया हुआ है इसमें से नेपाल की सीमा आपके बिहार से जुड़ती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 का जो जनगणना हुआ है उसके अनुसार हमें देखना है सबसे कम लिंगानुपात, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे क्या होगा आंसर इसका? 4 का हो जाएगा आपका ए, मुंगेर। क्या हो जाएगा? मुंगेर। ओके, तो आप समझ गए कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर है। तो ऑप्शन 4 का आपका क्या हो गया? ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? बिहार में जो वन है उसमें किस प्रकार का? तो आप तो जानते ही होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानसूनी पर्णपाती। क्या हो जाएगा? मानसूनी पर्णपाती वन यहाँ पे अधिकता है। ओके, 5 का आंसर आपका ए हो गया। 6 देखते हैं हम लोग। 6 में क्या है, बिहार के किस जिले की सीमा, बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? यहाँ पे याद रखिएगा, नहीं वाला जहाँ भी क्वेश्चन रहे उसे आप अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये मेरी सुझाव है, एग्जामिनेशन में भी नहीं वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, बिहार में किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो बिहार में जो सीमा है गंगा की स्पर्श नहीं करती है वो जिला कौन सा होगा? 6 का आपका आंसर हो जाएगा इस इनमें से, चूँकि मुंगेर, बेगूसराय और बी भागलपुर, ये सारा क्या होता है? 6 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7th नंबर में देखते हैं। 7th क्या करता है, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? किधर से? उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। 7 का क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? 345 किलोमीटर। और दक्षिण से उत्तर क्या होगा? पूर्व से पश्चिम, ये दोनों है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो है दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण की ओर की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की ओर की लंबाई से हो जाएगा 345 किलोमीटर। 7 नंबर आपका, 7 का बी सही है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में क्या स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है, कैवां स्थान है? जल्दी आप लोग कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 13वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपको पता है, 9 का क्या हो जाएगा? ए, किशनगंज। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिंगानुपात बताना है, तो आपका 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 918। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है?
तो 94,163 है। इसका आंसर 11 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पटना का मानक समय भारत के मानक समय से क्या है, आगे है पीछे है समान है, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा 15 मिनट। 15 मिनट क्या है, पीछे है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 का, बी हो जाएगा आपका। सॉरी 15 मिनट का अंतर है, आगे है 15 मिनट का अंतर। 15 पटना का मानक समय भारत के मानक समय से आगे है। ओके 12 का आपका हो जाएगा ए, 12 का ए, 15 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, मानक समय से 15 मिनट का अंतर होता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल से देखिए आप 13वां है। अब जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो प्रथम है। कितना है यहाँ का, 1106, जो भारत में प्रथम है। ओके 13 का क्या हो गया आपका ए। अब देखते हैं 14 नंबर। बिहार किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके 14 का आपका हो गया ए। अब देखते हैं 15। भारत में सबसे ज़्यादा पायराइट कहाँ मिलता है। भारत में सबसे ज़्यादा पायराइट बिहार में मिलता है। 15 का आपका हो गया ए। बिहार की मुख्य नगदी फसल निम्नांकित में से कौन सी है, तो बिहार की मुख्य नगदी फसल जो है 16 का हो जाएगा आपका आंसर बी, गन्ना। ओके 17। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को, चूंकि हर साल ये क्या लाता है, बाढ़ लेके आता है। बाढ़ इस बार कितना हुआ है, 64.41 हेक्टेयर एरिया बाढ़ का है। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है, तो किस जिले में होता है, तो जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है। 18 का बता रहा है किशनगंज, लेकिन मेरे ख्याल से पूर्णिया होना चाहिए। आप इसे चेक कर लेंगे, आप चेक करके बताएंगे कि जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है। इस बुक के अनुसार तो बता रहा है कि किशनगंज है। ठीक है, तो ये 18 नंबर आपका हो गया, 18 का बी। 19 आते हैं। बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में, बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है। 19 का आपका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी क्षेत्र में। ओके उत्तरी क्षेत्र में बल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है, उत्तरी क्षेत्र में। अब है 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों का, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन है। सबको पता है सर्वाधिक गर्म या सर्वाधिक ठंडा। 20 का ए हो जाएगा, गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21। बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी, बिहार में सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी 21 आपका क्वेश्चन है। 21 का है दोमट मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, ए। 21 का आपका आंसर हो गया ए। अब देखते हैं 22 का, वाल्मीकि वन अभ्यारण्य अवस्थित है, क्या हो जाएगा 22 का बी, पश्चिम चंपारण में। ओके 22 का बी। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। यहाँ पे प्रतिशत बोल रहा है, अगर जिला बोलेगा तो 18, तो अगर कुछ बोलेगा बिहार का टोटल जिला कितना था, तो पूर्व में झारखंड बंटने से पहले 55। ओके अब यहाँ बताना है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का 45.85%। बी 23 का बी हो गया, 23 का आपका बी हो गया। ओके कितना जमीन लेके बना है झारखंड, 45.85%, 45.45% जमीन लेकर झारखंड बना है। अब देखते हैं झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है। अगर झारखंड निकल गया उतना एरिया को लेके, तो आप माइनस कर लेंगे 100% में से, तो कितना बचेगा, लगभग में ही होगा, तो क्या होगा 24 का आपका आंसर हो जाएगा 54%।
54%, लगभग 54%, चूँकि दोनों को जोड़ेंगे तो उतना ही होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं लगभग 54% जमीन बच जाता है झारखंड राज्य बनने के बाद। ठीक है, अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 24 का आपका आंसर ए हो गया। 25 देखते हैं, बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो कौन कौन सी राज्य है जो सीमा लगती है? तो 3 राज्य है। कितनी राज्य हैं? 3 राज्य की सीमा बिहार से लगती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा, बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो 25 का आपका हो गया ए 3। अब देखते हैं, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? अब आपका उत्तर प्रदेश तो करती ही है, झारखंड तो करती ही है, पश्चिम बंगाल करती ही है, तो क्लियर है कौन नहीं करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो 26 का आपका आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार विस्तृत है, कहाँ पे विस्तृत है भाई? 27 नंबर का, कर्क रेखा के उत्तर में। कहाँ विस्तृत है? कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। 27 का आपका हो गया ए। नेक्स्ट देखते हैं 28 में क्या है। मैं शांति से बता रहा हूँ, हड़बड़ी करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप सुन के लिख भी सके, देख भी सके, या मेरी बातों को भी सुन सके, इसलिए हड़बड़ करके मैं नहीं बता रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्लियर वॉइस मिलनी चाहिए आपको, और आपके समझ में आनी चाहिए कि वीडियो में क्या बोल रहा हूँ या वीडियो में क्या देख रहे हैं, वो क्लियर होनी चाहिए, उसकी डाटा, उसकी लेटर क्लियर होनी चाहिए। तो बिहार के उस जिला का नाम बताएं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। माने एक ऐसा जिला बताएं जो उत्तर प्रदेश को भी स्पर्श करती है और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। 28 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी। रोहतास जो है वो झारखंड एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है, फीट है, मीटर में देगा तो बदल लेंगे फिर मीटर में, तो यहाँ पे फीट दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा आंसर? 29 का सी, 173 फीट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? गंगा का जो उत्तरी मैदान है बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? उत्तरी मैदान गंगा का कहाँ? तो बिहार के क्षेत्रफल में कितने % विस्तृत है, कितने पर विस्तृत है? तो इसका आंसर आपका 30 का क्या हो जाएगा? सी, 56,980 वर्ग किलोमीटर। कितना? 56,980 वर्ग किलोमीटर। ओके, बहुत लोगों को आदत हो गया है कि वीडियो से ही पढ़ें, उन्हें PDF से पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं कोशिश किया हूं कि वीडियो बना के उन तक पहुंचाऊं। चलिए, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने अब ये था, क्या था? गंगा का उत्तरी मैदान हो गया 56,980। अब गंगा, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने भाग में है? तो दक्षिणी हो गया आपका 31 का आपका आंसर हो जाएगा 33,670। ओके, 33,670। 31 का आपका, सॉरी ये आंसर नहीं होगा, गलत हो गया है, इसको नहीं, 31 का आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके, ठीक है, 33,670 वर्ग किलोमीटर। ओके, 33,670 दक्षिण भाग में गंगा का, और 56,980 उत्तरी भाग मैदान में। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं 31 का आपका सी हो गया। अब 32 देखते हैं। 32 में क्या कहता है? बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरदा नदी की घाटी को कहा जाता है। उत्तर पश्चिम में स्थित है हरहा नदी, हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है?
32 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 32 का आपका आंसर हो जाएगा बी, दून घाटी। हरहा नदी को दून घाटी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में दक्षिणी भाग के मैदान की ढाल है। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल है, किस साइड ढाल है? आपको ढाल बताना है, गंगा किस साइड ढाल होकर बह जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो 33 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए। 33 का आपका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण से उत्तर। ओके, दक्षिण से उत्तर। 33 का आपका आंसर हो गया ए। अब देखते हैं गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। गंगा के मैदानी भाग की जो ढाल है प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर ढाल है। ओके, 34 का आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 35। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो ये है सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित पश्चिम चंपारण में। ओके, पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में बोलता है नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा जिला में क्या स्थित है आपको बताना है। तो 36 का आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जितने हैं सभी अवस्थित हैं। राजगीर की पहाड़ी भी नालंदा जिले में है, गिरियक की पहाड़ी भी नालंदा जिले में है, और बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी भी नालंदा जिले में है। इसलिए 36 का आंसर आपका हो जाएगा डी। अब देखते हैं 37 में क्या दिया है। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत हैं। अब बताना है आपको कि बिहार के जो तराई प्रदेश हैं कहाँ तक विस्तृत हैं। तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ओके, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। चलिए आगे बढ़े। इस वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, एक एक करके एक एक क्वेश्चन को देखें और समझें। आपको एग्जामिनेशन में इससे मिलती जुलती क्वेश्चन या इस जैसी क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते। 38। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? माने बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, उसे किस नाम से जाना जाता है? 38 का आपका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी, जो कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। सोमेश्वर की पहाड़ी क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी। इसलिए आपका 38 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखते हैं 39। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है? जमुई बनाता है, गया बनाता है, नवादा बनाता है, तो नहीं बनाता है। कौन नहीं बनाता है? तो बक्सर नहीं बनाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 39 का ए। 39 का क्या हो जाएगा? ए। अब देखते हैं 40 में क्या बोला जाता है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है। सही समूह है। नेपाल के सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह बताना है। तो इसका आंसर आपका 40 का क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। 41 में आपका है। 41 में हो गया आपका क्या? झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह बताना है। अब कौन कौन जिला है जो झारखंड को स्पर्श करती है? तो आप आइए, 41 का आपका आंसर हो जाएगा सी, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ओके, तो आपका इसलिए आंसर हो गया 41 का सी। अब देखते हैं 42। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? लाल बलुई का। 42 का आपका आंसर हो जाएगा सी, रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में।
रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43 कहता है बिहार के भांगर मिट्टी या बांगर मिट्टी भी बोलते हैं, बांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है। उसकी समूह बांगर में कौन कौन सी फसल होगी और उसमें प्रमुख फसल कौन सा है जिसका पैदावार किया जाता है, वो उसका आपको सही समूह को चुनना है। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा 43 का ए, बांगर में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा एवं जूट एक इसके लिए उपयोगी है बांगर मिट्टी। ओके, अब हम लोग 43 हो गया। 44 देखते हैं। 44 में है बंगाल में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। बंगाल में बलसुंदरी मिट्टी का बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है? बलसुंदरी मिट्टी, इसको बलुई मिट्टी भी बोला जाता है। तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा ए, धान, गेहूं, गन्ना और चना। ये बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। याद रखिएगा, धान, गेहूं, गन्ना और चना। धान, गेहूं, गन्ना, चना। ओके, 44 का आपका आंसर हो गया ए। अब देखते हैं हम लोग 45। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल कौन सी है? ताल मिट्टी, इसको टाल मिट्टी बोलते हैं। तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा बी, दलहन, तिलहन, गेहूं। दलहन, तिलहन, गेहूं ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। क्या? दलहन, तिलहन, गेहूं। दलहन, तिलहन और गेहूं किस मिट्टी की प्रधान फसल है? तो ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। 45 का आपका आंसर हो गया बी। अब देखते हैं गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाएगी? यहाँ पे खादर और बांगर दिया हुआ है। तो आप बताइए 46 का क्या हो जाएगा? सी, खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को खादर बोला जाता है। अन्य मिट्टी को तो आपको पता ही है। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को कहते हैं खादर, इसलिए आपका आंसर 46 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 47 है आपका, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं किससे? तो आपका हाथ तो चला जाएगा 47 के बी, कछारी मिट्टी से। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होता है? तो हम लोग के यहाँ जो बिहार में मानसून प्राप्त होता है वो एक जगह है, कहाँ से? तो बंगाल की खाड़ी से। 48 का आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट 49। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार क्या होती है? लू जिस हवा में चलती है उसकी रफ्तार क्या होती है? 49 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बार लू का बहुत बिहार में स्थिति खराब था, और जगह भी खराब था, लेकिन बिहार में अलर्ट भी जारी किया गया था कि लू से बच के रहें। तो उस लू की क्या होती है रफ्तार? ये रफ्तार आपको स्पीड बताना है। तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती हैं। तो हो गया 49 का आपका आंसर सी। अब देखते हैं 50। किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? 50 का आपका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्व मैदानी भाग। उत्तर पूर्व मैदानी भाग 50 का बी हो गया। 51 आइए, आपको यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ दिया है बिहार में स्थित अभयारण्यों, जैविक उद्यानों और स्थित जिलों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 51 का आंसर आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आपको पता है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। ओके, अब देखते हैं वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है? आगे भी पढ़े हैं, चंपारण में है। ठीक है, कैमूर अभयारण्य कहाँ है? कैमूर अभयारण्य बताइए आप ये मत सोचिएगा कैरून अभयारण्य कैमूर लिखा रहेगा। तो कैमूर अभयारण्य कहाँ है? सी का क्या हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। कैमूर अभयारण्य रोहतास हो जाएगा।
ओके, सी का 2। अब बचा गौतम अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है बोध गया में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बोध गया में है। अब बचा राजगीर अभ्यारण्य, तो ये हो जाएगा नालंदा में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52, गंगा नदी किस स्थान के निकट, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो गंगा निकलती कहाँ से है, आपको पता ही है। तो गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है और कहाँ आके मिलती है? तो प्रवेश करती है। मिलने का तो बंगाल की खाड़ी में जाती है, लेकिन प्रवेश कहाँ करती है? यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, आरा है, बक्सर है, भभुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको भी समझ में आ रहा होगा, तो बताइए, चेक अपने आप को कीजिए। तो 52 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आरा में, बक्सर में, भभुआ में, सभी जगह गंगा क्या होती है? प्रवेश करती है, लेकिन बक्सर में आके प्रवेश करती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो बक्सर हो जाना चाहिए इसका आंसर। आप कमेंट करके बताइएगा चेक करके। यहाँ आंसर डी दिया हुआ है, उपरोक्त सभी, आरा, बक्सर, भभुआ। ठीक है, 52 का डी। हो सकता है कुछ गलत हो, चेक कर लेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा ही मुझे। इसका आंसर मेरे ख्याल से बक्सर होना चाहिए। गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितना है? तो इसका आंसर तो पता है आपको, 53 का हो जाएगा ये 425 किलोमीटर। कहीं कहीं 445 किलोमीटर भी दिया मिलेगा बुक में, तो इसमें बताया है 425 किलोमीटर, ऑप्शन है तो यही होगा। ठीक है, 425 किलोमीटर गंगा बिहार में बहती है, इसकी लंबाई है 425 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं, 53 आपका ये हो गया। अब देखते हैं 54। बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? 54 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कोसी। क्या हो जाएगा? कोसी। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं, बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है। अब कोसी की लंबाई बताइए, उसकी लंबाई बिहार में है। जैसे कि आप देखें 425 किलोमीटर गंगा की है। अब आपसे पूछा गया कि गंगा की सहायक नदी से सबसे लंबी है कोसी है, तो अब उस कोसी नदी की आपको लंबाई पूछी जा रही है। 55 का हो जाएगा 120 किलोमीटर। कितनी है? 120 किलोमीटर कोसी की लंबाई है। ओके, तो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनता है। तो क्या हो गया? तो कोसी की लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर। 55 का आपका आंसर हो गया बी। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग 56। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? घाघरा नदी आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में क्या करती है? घाघरा या सरयू भी बोलते हैं इसको। बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो आपका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, आप देखें बनाएं। 56 का आपका आंसर हो जाएगा ए, सारण जिला में। कहाँ? तो सारण जिला में। ठीक है, घाघरा नदी बिहार में प्रवेश करती है सारण जिला में, और ये नामपा श्रेणी से नेपाल से निकलती है और छपरा के निकट आके गंगा नदी में मिलती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। घाघरा 56 आपका हो गया। 56 का आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए 56 का आपका आंसर हो गया ए। अब आगे बढ़ते हैं 57 की ओर। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है। सोन का आपको उद्गम स्थल बताना है।
उद्गम, तो इसका क्या हो जाएगा, अमरकंटक। क्या हो जाएगा, सोन का उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश, ठीक है, MP। तो अब देख लीजिए आप, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का जो है उद्गम स्थल बताना है आपको, पुनपुन का उद्गम स्थल, सॉरी मैंने आपको अमरकंटक बता दिया, ये मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है। तो 58 का आपका आंसर हो जाएगा डी, पलामू की चौराहा पहाड़ी से। ओके, पलामू की चौराहा पहाड़ी से। अमरकंटक जो मैं बता रहा था वो सोन नदी की है, किसकी है, ओहो सॉरी मैं इस पे आ गया, हाँ इसको साफ कर देते हैं, इसको साफ कर दीजिए, ये गलत हो गया, मैं आ गया 58 पे, ये पुनपुन है ना, हम लोग तो अभी कर रहे थे किसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, 58 का आंसर वैसे डी ही होगा, 57 का ए होगा, ठीक है, मैं 57 समझ के बता दिया 58 को। ओके, तो दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल अमरकंटक है, जो कहाँ पड़ता है, MP में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, और दानापुर पटना के निकट गंगा नदी में वो मिलता है, ठीक है। तो ये उद्गम पूछा है, मैं उसका संगम भी बता दिया, मुहाना भी बता दिया कि सोन नदी जो है दानापुर पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाता है, और ये इसका उद्गम स्थल अमरकंटक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल, तो पुनपुन का मध्य प्रदेश के पठारी भाग से है, लेकिन यहाँ पे दे रहा है पलामू की चौराहा पहाड़ी, आप देख लीजिएगा, वो चेक कीजिएगा, जहाँ तक मुझे पता है कि उसकी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग से है, और फतुहा के पास आके ये गंगा नदी में मिलती है। अलग अलग बुक में बहुत तरह की बातें दी रहती है, लेकिन इसके बुक के अनुसार चले हम, तो इसमें 58 का आंसर बता रहा है डी, ठीक है। लेकिन आप चेक कर लेंगे, को ऐसे चेक करेंगे कि बिहार की नदी जो पुनपुन का उद्गम स्थल, मेरे ख्याल से पुनपुन का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के पठारी भाग, ओके, लेकिन आप चेक कर लेंगे एक बार, पलामू की चौराहा पहाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, कर्मनाशा कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पहाड़ी गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, और चौसा के उत्तर, कहाँ, चौसा के पास आकर वो कहाँ मिल जाती है, गंगा में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 59 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कर्मनाशा चौसा में मिलती है, और निकलती कहाँ से है, विंध्याचल की पहाड़ी से, गंगोत्री से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में काकोलथ जलप्रपात है, ये तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर 60 का क्या हो जाएगा, सी, नवादा। बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, तो इसका भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, राजगीर ही है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 62, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, जिसे क्या बोलते हैं, शोक भी बोलते हैं, क्या हो जाएगा, कोसी हो जाएगा। 62 का आपका ए हो जाएगा, जिसकी की लंबाई कितना पढ़े हैं हम लोग, 120, और गंगा की ऊपरी सहायक नदी भी क्या है, कोसी है, और इसकी लंबाई कितनी है बिहार में, तो 120, और गंगा की 425। लिए आगे बढ़ते हैं, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, एक ही नदी है जिसका उद्गम स्थल कहाँ है, जमुई में है, उस नदी का नाम आपको बताना है। 63 का आपका आंसर हो जाएगा बी, अजय, जमुई में ही इसका उद्गम स्थल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अजय का उद्गम स्थल बटपार जमुई होगा, और ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के पास मुहाना है इसका। ओके, यहाँ बता रहा है जमुई में है जिसकी उद्गम स्थल, वो अजय है। ओके, 63 का आपका आंसर हो गया बी।
अब देखते हैं मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल स्रोतों का सही समूह कौन सा है। सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है और नानक कुंड है। सूर्य कुंड तो नहीं है मेरे ख्याल से। सूर्य कुंड तो राजगीर में है। तो फिर सीता कुंड है। तो इसका आंसर क्या होगा? 64 का आपका आंसर हो जाएगा ए। ओके, ये कहाँ है? राजगीर में है। तो सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, ये सब कहाँ है? मुंगेर में है। और गौमुख कुंड भी कहाँ है? तो मुंगेर में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के किनारे बसा है मुजफ्फरपुर? आपको बताना है। मुजफ्फरपुर बसा है बूढ़ी गंडक। ये 65 का हो जाएगा आपका ए। बूढ़ी गंडक बोलिए या गंडक बोलिए। तो मुजफ्फरपुर जो बसा हुआ है आपके गंडक, हाजीपुर भी आपका गंडक, सोन भी आपका गंडक, मोकामा, बक्सर, पटना, भागलपुर, मुंगेर ये बसा हुआ है आपके गंगा नदी के किनारे। गया बसा हुआ है आपके फल्गु, जिससे क्या हम लोग बोलते हैं। और छपरा बसा हुआ है आपका, फल्गु को निरंजना ही बोलते हैं, छपरा सरयू नदी के। चलिए ये तो कुछ बात हुई, मैं बता दिया। तो आप मुजफ्फरपुर याद रखेंगे। मुजफ्फरपुर गंडक नदी के किनारे बसी हुई है। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल है? तो बौद्ध गया है। अभी मैंने बताया अभी ए। 66 का आपका क्या हो गया? ए। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी, अभी मैं हम लोग बात किए थे सोमेश्वर की पहाड़ी से जो नदी निकलती है कहाँ है? पश्चिम चंपारण। कहाँ हो जाएगा? बूढ़ी गंडक। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, बूढ़ी गंडक बोलिए, गंडक बोलिए। और एक खगड़िया के पास आके कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है, मुंगेर के उत्तर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 68 है बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी कहाँ बहती है? तो आपको बताना है। 68 का आंसर हो जाएगा बी, पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। 68 का आंसर आपका बी हो गया। अब चलते हैं 69 की ओर। बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है? बिहार के किस नदी को सदानीरा? गंडक नदी को जाना जाता है। किसको? गंडक को सदानीरा नाम से जाना जाता है, गंडक को। ओके, तो 69 का आपका आंसर हो गया ए। सदानीरा गंडक को जाना जाता है। 69 का ए हो गया। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताइए। तो 70 का आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। बराबर के पहाड़ी के निकट से वो अपनी दिशा को बदलती है। चलिए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदी में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? अभी हम लोग पढ़े भी थे। तो गंडक, कमला और बागमती। तो इसका 71 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? दो नदी है, उसके बीच की जो भूमि होगी उसे क्या बोला जाएगा? 72 का आपका आंसर दोआब भूमि। क्या बोला जाएगा? दोआब भूमि। ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? ककोलत की आपको ऊंचाई बतानी है। तो 73 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 47 मीटर, 47 मीटर। ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 47 यानी 47 मीटर। तो इस तरह से 73 का आपका आंसर हो गया ए। अब देखते हैं 74। उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार गति सर्वाधिक है? किस नदी की धार सर्वाधिक है? औसत धार आपको बताना है। धार जो आप देखते हैं, रेत देखते हैं, किसकी सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। तो 74 का आपका आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक, सी। ओके, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? आपको बताना है कि त्रिवेणी जो नहर है, त्रिवेणी नहर परियोजना भी है, उस नदी में पानी जो आता है कहाँ से आता है? त्रिवेणी नहर में। 75 का आपका आंसर हो जाएगा ए, सोन नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आती है।
ओके, 75 का आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, सी गंडक से। मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, क्यों नहीं साफ हो रहा है। हाँ, तो 75 का आपका हो जाएगा सी गंडक से। ओके, याद रखिएगा, त्रिवेणी नहर में जो पानी आती है वो किस नदी से आती है, तो गंडक से। 75 का आपका सी हो गया। अब 76 देखते हैं, बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है, कौन सी प्रणाली सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है बिहार में। 76 का आपका हो जाएगा आंसर सोन कैनाल, सोन कैनाल। ओके, तो 76 का आपका आंसर हो गया ए। अब आते हैं 77, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई। 77 का आपका आंसर हो जाएगा, 77 का आंसर हो जाएगा डी, 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में 77 का आपका आंसर हो गया डी। अब देखिए दूसरा देखते हैं, 78, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, कोसी और जो परियोजना है किसके साथ संयुक्त परियोजना है, तो 78 का आपका आंसर हो जाएगा बिहार नेपाल। कोसी परियोजना जो है, चूँकि सप्तकोशी नेपाल काठमांडू से ही निकलती है, तो ये परियोजना किसकी है, बिहार और नेपाल की है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से 78 का आपका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है। कोसी नदी परियोजना, जिसे कि हम लोग देखें कि बिहार और नेपाल का परियोजना है, वो किस क्षेत्र में स्थित है। तो इस तरह से 79 का आप बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा, तो 79 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, तो आप क्या बताएंगे, 80 का, 80 का हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, गंडक नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। तो आप क्या बोलेंगे, सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। इस तरह से आपका 80 का हो गया आंसर डी। अब आगे देखते हैं 81, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी, स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता के पहले, तो क्या हो जाएगा इसका, 81 का आपका आंसर हो जाएगा सोन नहर प्रणाली, अभी भी है बिहार। सबसे प्राचीनतम हम लोग पढ़े थे सोन कैनल, हो गया सोन, तो 81 का आपका आंसर हो गया ए। 82 देखिए, बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, कौन सा है बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल, तो 82 का आपका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, चावल खाद्यान्न फसल है बिहार का मुख्य। ठीक है, तो 82 का आंसर हो गया 82 का ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है, खरीफ फसल बताना है आपको, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, तो 83 का आपका हो जाएगा धान, क्या है, खरीफ। नेक्स्ट देखते हैं 83 का हो गया सी। अब 84, बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, मरुआ का आपको उत्पादन बताना है, तो मरुआ का जो उत्पादन होता है आपको जाके दरभंगा में। ओके, नेक्स्ट है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है, कहाँ उगाया जाता है, 86 का आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदान में। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सा है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल बताना है आपको, 87 का हो जाएगा आपका, 86 का आपका ए था, 87 का आपका आंसर हो जाएगा ए, गेहूं। बिहार में कहाँ जूट सर्वाधिक उत्पादन होता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 88 का हो जाएगा बी, पूर्णिया एवं कटिहार में। बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है 89 का हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर। लीची भी यहाँ का फेमस है। बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग है, सबसे प्राचीन उद्योग बिहार का क्या है आपको बताना है, तो चीनी। ठीक है, मरोड़ा में चीनी लगा था उद्योग। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है महत्वपूर्ण कृषि उद्योग कौन सा है? तो 91 का आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चीनी भी है, जूट उद्योग भी है और चाय उद्योग भी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका 91 का हो गया डी। 92 में है, भारत में एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य है, वह है बिहार। तो 92 का आपका हो जाएगा सी। बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार हैं, तो आपका हो जाएगा 93 का सी। ए भी है और बी भी है, पश्चिम चंपारण भी है और जमुई भी है। ओके, जमुई भी है और पश्चिम चंपारण भी है। तो 93 का आपका आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं 94, इसमें हम लोग आज 100 क्वेश्चन करेंगे। ओके, शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को कहा जाता है? 94 का आपका आंसर हो जाएगा सी, तराई। शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को तराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। इस तरह से आपको आंसर क्या हो जाएगा 94 का सी। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 95, बिहार की जलवायु कैसी है? तो अभी हम लोग देखे ही थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 95 का भूमध्य सागरीय। जलवायु है, मानसून अलग था। ठीक है, तो 95 का आपका आंसर हो गया ये। अब देखते हैं 96, निम्नलिखित में कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? कारक नहीं है, तो क्या होगा 96 का डी, गंगा नदी। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है, अभी बताए थे हम, चंपारण में हो जाएगा इसका बी। 97 का हो जाएगा आपका बी। दियरा का अर्थ होता है, दियरा का अर्थ होता है 98 का हो जाएगा सी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। कोसी परियोजना शुरू हुआ था 1900 बताइए 54 में हुआ था। 99 का डी, 1954, 99 का डी। बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ है, कहाँ हुआ था? तो 1978 में मुजफ्फरपुर में। तो 100 का आपका आंसर हो जाएगा बी। तो आज तक के लिए हम लोग 100 तक रखते हैं। ठीक है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है? अभ्यारण्य है किसके लिए? तो 101 का आपका आंसर हो जाएगा डी, बाघों के लिए। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है बाघों के लिए। किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है? उद्गम भी बिहार में है और संगम भी बिहार में है। तो 102 का हो जाएगा बूढ़ी गंडक। ओके, ये गंडक है, ये बूढ़ी गंडक है। ओके, तो 102 हम लोग देख लिए। अब है बहुचर्चित बिहार भूकंप। बिहार में भूकंप आया था 1934 के किस माह में आया था? मैंने बहुचर्चित था, ये फेमस हुआ था ये भूकंप 1934 का। तो किस महीना में आया था आपको ये बताना है। 103 का मई में आया था। तो ये आगे है, पूरा क्वेश्चन है अभी। अब इसको हम लोग कल देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब होता कल भी हम डाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए, ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट, आप चाहिए तो ले लीजिए। और हाँ, जो भी नए हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक ज़रूर करें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। लाइक ज़रूर करना चाहिए और उससे प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने में। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें, अपने खाने पीने की भी ध्यान रखें और नींद भी लें, अच्छे से सोएं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।